दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक सेठ जी के पास 5 ईंट के भट्टे होते हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वालों की संख्या रुको जरा, तकरीबन सबर 500 से करो। भी ज्यादा होती बोला है। धक्का बुक्की इन नहीं करने मजदूरों का, में एक आराम से नौजवान लेने का। लड़की हाँ। जिसका नाम रचना होता है, वो अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके काम करने के लिए आती है। दोस्तों, वो लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, उतनी ही ज्यादा होशियार और मेहनती भी थी। दोस्तों, सभी मजदूर गांव से ही काम करने के लिए आते थे। रचना जब उनके साथ मिलकर काम किया करती थी, तो वो उन सब में अलग ही नजर आती थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन सेठ जी का लड़का बाहर शहर से आता है और भट्ठे का मुआयना करने के लिए भट्टे पर पहुंचता है, तो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और बस दिन रात उसी के ताक में लगा रहता है कि कहीं उससे कुछ बात करने का मौका मिले। जिस वजह से रचना के माँ बाप की फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम उन्हीं के ऊपर आएगा, जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और आखिरकार ऐसा ही होता है जिसका उन्हें डर था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेठ जी का पूरा नाम सेठ धनराज सिंह होता है। इन 5 भट्टों से अलग उनके पास 300-400 बीघा की खेती होती है। आसपास के क्षेत्र में उनका नाम था, रुतबा था। उनके पास बहुत दौलत शोहरत थी। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। उनकी सब कुछ था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अलीगढ़ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और लड़का, जिसका नाम यशवीर सिंह होता है, इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। यशवीर बीटेक करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने लगता है। 40-50 हजार रुपए की उसकी सैलरी होती है। तो एक दिन सेठ जी उससे कहते हैं कि बेटा, ये प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और हमारा जो व्यापार है उसको संभालो, इसे और आगे बढ़ाओ। अब यशवीर सिंह अपने पिताजी के कहने पर अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने घर वापस आकर उनका बिजनेस देखने लगता है और फिर भट्टे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन वो भट्टे पर ऐसे ही चहल पहल रहा था, तभी उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है, जो कि मिट्टी में पानी डालकर उसे फावड़े से उलट पलट रही थी और पैरों से मसल रही थी। उसी में वो लगी हुई थी। पसीना उसके बदन से पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी। यशवीर उसको देखता है तो बस एक नजर देखता ही रह जाता है। पसीने से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और हाथ पैरों को धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो कोई और नहीं, रचना ही थी। जैसे ही रचना यशवीर सिंह को देखती है, तो वो मिट्टी से बाहर निकलकर पास ही पड़े अपने दुपट्टे को उठा लेती है और अपने सर पर ओढ़ लेती है। कुछ देर रचना को देखने के बाद यशवीर वहां से वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से वहां जाता है। रचना वही मिट्टी को मसल रही थी, जिससे कि ईंटों को पाटा जा सके। जैसे ही उसकी नजर सेठ जी के बेटे पर पड़ती है, तो वो फिर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, रचना ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। वो तीसरे दिन जब भट्टे पर जाता है, तो उसको रचना कहीं नहीं दिखाई देती। ना तो उसके माँ बाप भट्टे पर होते हैं और ना ही रचना। वो पूरे भट्टे का कोना कोना छान लेता है, लेकिन रचना का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उदास होकर वो वापस अपने ऑफिस लौटता है। वो काफी थक चुका था, तो बस अपने ऑफिस की एसी चालू करता है और कुछ देर वही आराम करता है। शाम में वो फिर से रचना को देखने के लिए जाता है। जहां वो खाना खाते थे, सोते थे, वही सब जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, 10 दिन तक वो ऐसे ही रोजाना आता है और उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाता। 11वें दिन जब वो फिर से जाता है, तो वो लड़की उसको वही काम करते हुए दिखाई दे जाती है। उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि यार, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो रचना कहती है
कहीं नहीं, हम तो यही काम कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तो रोजाना यहां आता था, तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इतने में वहां रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं और यशवीर सिन्हा को प्रणाम नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सेठ जी का बेटा है, उसका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं। तो रचना के पिताजी कहते हैं कि छोटे मालिक, हमें यहाँ 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। फिर वो रचना के बारे में जानकारी लेता है तो वो बताते हैं कि ये हमारी बिटिया है। यश कहता है कि बहुत ही मेहनती है, बहुत लगन से अपना पूरा काम करती है। यहाँ की लड़कियां तो इतना काम कर रही हैं और हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी ना गूंद पाए। और फिर ये तो पूरा एक बोगी मिट्टी है, ये बेचारी इसको मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि हाँ, छोटे मालिक बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। तो यश कहता है कि आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद रचना यश को थैंक यू बोलती है अंग्रेजी के 2 अल्फाजों को। जब रचना के मम्मी पापा सुनते हैं तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है और वो बोलते हैं कि छोटे मालिक, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी भी है। ये बचपन से ही अपने नानी के घर रहती थी, वहीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ी है। जब इसकी नानी की मृत्यु हो गई तो हमने इसे वापस बुला लिया। अब ये हमारे साथ यही रहती है और बस 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब रचना के माँ बाप ने उसकी तारीफ की और बताया कि पढ़ी लिखी होशियार है, तो यश उससे पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट से तुमने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की है। तो रचना बोलती है कि मैंने साइंस मैथ से पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद यश हैरान रह जाता है और कहता है कि मैथ तो बड़ा मुश्किल और कठोर सब्जेक्ट है। तो रचना बोलती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथ। और उसने बोला अच्छा। और फिर वो पूछता है कि तुमसे टेबल यानी पहाड़े कहां तक याद है। तो रचना बोलती है कि 100 तक याद है। तो यश मुस्कुराते हुए बोलता है कि 100 मतलब 10 ढाई 100 वाला। तो रचना ने कहा कि नहीं, 100 1000 वाला पूरा याद है मुझे। दोस्तों, अगर आप किसी से कह दे कि मुझे 20 तक पहाड़े याद है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी क्लास लेना शुरू करेगा और अच्छा कहेगा कि सुनाओ 17 का पहाड़ा, सुनाओ 19 का सुनाओ। तो ऐसे ही यश ने उससे फौरन कहा कि अच्छा ठीक है, 63 का सुनाओ, 65 का सुनाओ, 75 का सुनाओ। रचना फटाफट उसको पहाड़े सुना देती है और वो बस फोन में कैलकुलेटर ही करता रह जाता है। वो देख रहा था कि सही सुना रही है या गलत। दोस्तों, जब उसने एक एक पहाड़ा बिल्कुल सही सही सुनाया तो यश अचंभे में पड़ जाता है। वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो वो कहती है, ईंट क्या चीज है, मैं तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूं। आप कहें तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दो, आप जहां रोज बैठते हैं उस ऑफिस का क्षेत्रफल निकाल दो, हर चीज का क्षेत्रफल में आसानी से निकल सकती हूं। यश भी पढ़ा लिखा था तो वो उसकी बातों को समझ जाता है और भी कुछ सवाल जवाब उससे करता है। बहुत ज्यादा वो उससे इंप्रेस हो जाता है। अब दोस्तों, रचना के माँ बाप भी वहीं खड़े उनकी सारी बात सुन रहे थे। फिर वो यशवीर जी से पूछते हैं कि साहब कैसी है, हमारी बेटी कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं। तो बोलता है कि क्या ही बताओ आपको, चाचा जी बहुत ही टैलेंटेड है, आपकी लड़की आपकी समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन ये कोई भी इम्तिहान बड़ी आराम से पास कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, सचमुच में ये बहुत अद्भुत है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो रोजाना उसके पास आता है और घंटों उससे ऐसे ही बातें करता रहता है, कभी कुछ बात तो कभी कुछ बात। धीरे धीरे दोनों को आंखों आंखों में ही प्यार हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए यशवीर अपनी बहन, जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, मिलने के लिए चला जाता है। वहां से 3 दिन बाद वापस लौटता है और चौथे दिन भट्टे पर जब पहुंचता है तो सीधा रचना के पास जाता है। आज रचना थोड़ी उदास दिख रही थी। फिर वो जब उसको देखता है तो खुश हो जाती है और पूछते हैं कि आप बिना बताए कहां चले गए थे। तो उसने बोला कि बताने की क्या आवश्यकता है। तो लड़की कहती है कि नहीं, यहां आपका कोई इंतजार कर रहा था।
तो यश पूछता है कि कौन? तो उसने बोला कि थी कोई लड़की आपके यहां काम करने वाली मजदूर। वो समझ जाता है और बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी? तो उसने बोला, अच्छा, ऐसे तो मैंने भी तुम्हारा 10 दिन तक इंतजार किया था, तब तुम कहां चली गई थी? तो वो कहती है कि हमें दूसरे भट्ठे पर भेज दिया गया था। वहां काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हम यहां 10 दिन नहीं थे। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं यही थी। तो फिर यश भी बता देता है कि यार, मैं भी अपनी बहन से मिलने गया था। उसकी शादी जो करनी है, उसके लिए लड़का भी देखने जाना है। अभी कल या परसों ही जाएंगे। तो रचना कहती है कि आपकी शादी कब होगी? तो इस पर यश कहता है कि मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूं। मैं तो शादीशुदा आदमी हूं। इतना सुनने के बाद रचना की आंखें नम हो जाती है, मानो उसकी कोई अनमोल चीज उससे छीन ली हो किसी ने। अब यश उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ? यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमसे तो रचना कहती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो यश बोलता है कि मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि यार, मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने तो बस मजाक में ऐसे ही बोल दिया। रचना कहती है कि मैं कौन होती हूं आपकी, जो आप मेरी कसम खा रहे हो? दोस्तों, यश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शायद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।